नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके इर्द गिर्द की सारी नॉलेज लेते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी हो सकता है जानते हो, संस्कृत लैंग्वेज भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बंगाली है। यहाँ पर बात करें तो दुनिया वाइज, वर्ल्ड वाइज इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर मंडेरिन है, जो कि चाइना की लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। तीसरे नंबर पर हिंदी है, ये अपडेटेड डेटा है 2020 का। ठीक है, और आपको बता दूं, हमारी जो एक लैंग्वेज है बंगाली, इसका भी 265 मिलियन लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ये भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, साउंड लैंग्वेज आर साउंड लैंग्वेज माफ़ कीजिएगा, साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स आर टाइप ऑफ वेव। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दो तरीके की वेव होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसफ़र। तो साउंड वेव होती है हमारी किस तरीके की? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब ये कैसे याद कैसे किया जाएगा? देखिए, दो हैं, साउंड लैंग्वेज, माफ़ कीजिएगा, साउंड वेव और लाइट वेव। तो साउंड वेव और लाइट वेव होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद करने का तरीका है कि लाइट में टी आ रहा है और स्टार्टिंग यहाँ पर ट्रांसफर्स में टी स्टार्ट हो रहा है, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सुनी थी, वो भी सर सैयद अहमद खान जी ने ही फाउंड की, मतलब फॉर्म की थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, तो वो किसने फाउंड की थी? तो आंसर हो जाएगा विलियम मुरे। ठीक है, सर विलियम मुरे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था, तो ये दोनों नाम जो नीचे लिखे हुए, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, ये दोनों नाम उससे रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम्स में मदन मोहन मालवीय आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था। आगे बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड टू। आंसर हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उससे तो नाम से पता चल रहा है कि वो बॉम्बे में लोकेटेड है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही लोकेटेड है। यहाँ पर बात की जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसको फाउंड कब किया गया था? तो 1992 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो गिरीश चंद्र। अब इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो नेशनल वो स्टॉक्स में अपने पैसे लगाता है, तो मोस्टली ये होता है कि वो गिरते हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। तो चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, विक्रम लिमाय, विक्रम लिमाय एमडी और सीईओ है एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन गेम ऑफ खो खो? तो आंसर हो जाएगा, खो खो में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? आंसर होगा 12 प्लेयर खो खो में खेलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो में कितने लोग खेलते हैं, तो आपको आंसर देना है, पोलो में 4 लोग खेलते हैं। अगर आपसे क्रिकेट पूछा जाए, फुटबॉल पूछा जाए, तो दोनों में 11 लोग खेलते हैं। अगर आपसे वॉलीबॉल पूछा जाए तो आप कितने बोलेंगे? आप उसमें 6 लोग बोलेंगे, 6 लोग खेलते हैं। अगर आपसे बास्केटबॉल पूछा जाए तो उसमें 5 लोग खेलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और यहाँ पर 9 ऑप्शन है, तो 9 भी आपको याद रखना है। ये माफ कीजिएगा, कबड्डी में 7 लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर बात करें 15 लोग किस में खेलते हैं?
तो रग्बी फुटबॉल होता है एक गेम जिसे बॉल लेकर भागते हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी DDLJ, उसमें वो लेकर भाग रहा था। उस तरीके की फिल्म में रग्बी गेम दिखाया गया है। तो रग्बी गेम 15 लोग खेलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फ्लैग बेयरर ऑफ एशियन गेम 2018। तो 2018 का पूछा जा रहा है क्योंकि अभी तक एशियन गेम हुआ नहीं है। 2022 में चाइना में एशिया गेम होने वाला है, लेकिन 2018 की बात की जा रही है तो मनीला में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। और मैं आपको बता दूं फ्लैग बेयरर थे नीरज चोपड़ा ओपनिंग सेरेमनी में, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में अगर एशियन गेम्स की बात की जाए तो उसमें रानी रामपाल थी फ्लैग बेयरर। अब ये नीचे दो नाम लिखे हुए हैं, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो आपको बता दूं ओलंपिक का जो अभी गेम हुआ है वहां पर दोनों फ्लैग बेयरर थे। और बजरंग पुनिया जो कि भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में जीत कर लाए हैं, वो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर रहे हैं। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने लिखी दिया है जकार्ता में गेम हुआ था 2018 का एशियन गेम, और वहाँ पर नीरज चोपड़ा फ्लैग बेयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल थी। रानी रामपाल कौन है? तो ये हॉकी की कैप्टन है। और हॉकी टीम FIH के अकॉर्डिंग किस नंबर पर है? तो भारतीय हॉकी टीम 9वें नंबर पर है, और भारतीय हॉकी टीम जो मेल की है वो 4थे नंबर पर है, और उसके कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया 2020 वॉज हेल्ड इन। तो खेलो इंडिया 2020 का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? फिर 2021 का जो हुआ था उसको पोस्टपोन कर दिया है जहां पर ऑर्गेनाइज होने वाला है। मतलब मैं आपको बता दूं 2021 वाला ऑर्गेनाइज होना था हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कि भाई कोविड-19 की वजह से हम इसको अगले साल ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है 2020 का, तो आपको बता दूं 2020 वाला गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराया गया था। असम की एक सिटी है, ठीक है, असम की एक जगह है जहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पर हाईएस्ट मेडल किसको मिले हैं? तो आपको बता दूं महाराष्ट्र ने बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है, और हाईएस्ट मेडल यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम को मिले हैं। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी एक ऑर्गेनाइज हुआ है, वहाँ पर आगे बात करता हूँ। चलिए आगे मैंने आपके लिए लगा ही रखा है, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 2018 से खेलो इंडिया गेम ऑर्गेनाइज कराया गया, और उसे कहाँ कराया गया? दिल्ली में। यहाँ पर टॉप पर रही, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल जीते हरियाणा टीम ने। और अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 का गेम महाराष्ट्र के पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर टॉप जो स्टेट रहा मेडल के मामले में वो महाराष्ट्र रहा। लेकिन 2020 वाले की बात करें जो गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराया गया था, वो वहाँ पर भी महाराष्ट्र ही टॉप पर रहा। महाराष्ट्र स्टेट के जो प्लेयर्स थे वो मेडल के मामले में टॉप पर रहे। और 2021 वाला अभी ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया। पंचकुला में ऑर्गेनाइज होना था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हम अगले साल ऑर्गेनाइज करा लेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप उस समय फैल रहा था। तो डर था कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड जो वेव है उसका रीज़न बन जाए ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रोल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो बैंकिंग सेक्टर को कौन इनमें से कंट्रोल करता है भारत में? तो आंसर हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज दो में हो सकते हैं, और तो दोनों ऑप्शन बोगस है, ये दोनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो आंसर आप RBI लगाएंगे। RBI बैंकिंग सेक्टर को भारत में कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी RBI ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर RBI के बारे में थोड़ा सा डिटेल ली जाए तो ये 1935 में इसको फाउंड किया गया था, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था। इसके एम्बलम में पैंथर और पाम ट्री है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको संचालित करता है। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। इसके जो गवर्नर चुने जाते हैं वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए तो RBI के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि अंग्रेज थे, और 1935 से 37 तक रहे थे। फिर भारत के पहले गवर्नर पूछे जाते हैं तो CD देशमुख थे, जो कि 1943 से 1949 तक रहे थे। और पहले प्रधानमंत्री और इकलौते प्रधानमंत्री बने जो RBI के गवर्नर रहे वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ये कब तक रहे, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। 1982 से 1985 तक ये गवर्नर रहे आरबीआई के, और आज तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। लेकिन आज महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, उनका वो पहली कौन थी, तो केजे उदेशी थी, पहली जो डिप्टी गवर्नर बनी थी आरबीआई में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो 1920 में 1920 में जेम्स चैडविक ने रदरफोर्ड माफ कीजिए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था। मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है एक हमारे एटम का, जो कि न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, और न्यूक्लियस में उपस्थित के साथ साथ इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक तीन तरीके के हम यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं एटम में। कौन कौन से, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की हमने बात कर ली, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन एक होता है प्रोटॉन और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था। और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉम्सन ने की थी। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन रदरफोर्ड भी सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और वहां पर पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रोड्यूस टी हाईएस्ट, तो टी की प्रोडक्शन हाईएस्ट किस स्टेट में होती है भारत में, तो आंसर यहां पर हो जाएगा असम राज्य। असम राज्य अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप पर है टी प्रोडक्शन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है भारत में, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पर है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। अगर आपसे काजू प्रोडक्शन पूछा जाए तो काजू प्रोडक्शन के लिए आपको केरला बोलना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सीट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जितनी जगह चुनाव होंगे वहां पर आपको लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट पता होनी चाहिए। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो यहाँ की आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट याद होनी चाहिए। और इसको याद करने के लिए आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर सकते हैं। वहां पर यकीन मानिए, आप अगर 2 महीने फॉलो कर लेंगे लगातार, तो आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बेहतर हो जाएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की बात की गई है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट सबसे हाईएस्ट है, कितनी है, 80। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की ही राज्यसभा सीट पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे, राज्यसभा सीट होगी 31, और ये भी हाईएस्ट है। नीचे यहां पर 48 लिखा हुआ है, ये कहां की है, ये महाराष्ट्र की है। और नीचे 42 क्या, लोकसभा सीट, ये महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है। ठीक है, अब यहां पर नीचे 42 लिखा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीट है, ये 3rd हाईएस्ट है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आंसर होगा ट्राइटिकम एस्टिवम। जो सबसे ट्राइटिकम लिखा हुआ है ये है जीनस, और उसके बाद एस्टिवम लिखा हुआ है ये है हमारा स्पीसीज। तो किसी भी जो साइंटिफिक नाम लिखे जाते हैं, जैसे ह्यूमन का, जैसे वीट का, मैंगो का, तो ये जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं 2 नाम के कलेक्शन से बनता है। किस किस के, जीनस पहले लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीसीज लिखा जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जो साइंटिफिक नेम थे मतलब नोमेनक्लेचर था, उसको किसने दिया था, कैरोलस लिनेनियस ने इसको डिफाइन किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो आपको समझ आ भी रहा होगा, तो मैंगो का ये साइंटिफिक नाम है। होमोसेपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है। पैंथीरा टिग्रिस ये टाइगर का साइंटिफिक नाम है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अभी ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा भी गया है और हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता भी है। तो पेरिस आंसर इसका हो जाएगा, पेरिस सही है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, मतलब फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए यूएनडीपी का, तो आप क्या बताएंगे, यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है।
अगर आपको यूएन का पूछा जाए तो भी आप न्यूयॉर्क ही जवाब देंगे। जिनेवा में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि WHO का और जैसे कि रेड क्रॉस का, तो आपको ये याद रखना है। अगर बात की जाए नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में आप CBI ले लीजिए, CBI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला यहाँ पर यूनेस्को को देख लें, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। हेड है इसके अंद्रो ओजोले। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट बिकम कार्बन नेगेटिव, मतलब ऐसी कंट्री कौन सी है जो सबसे पहली बनी कार्बन नेगेटिव होने में? आंसर हो जाएगा भूटान ऐसी कंट्री है जो कि पहली कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव बनी। ये आंसर आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। वही मैं जो अभी पूछे गए हैं SSC में वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, बस थोड़ा सा डिटेल उनके आसपास की बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर भूटान के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा राज्य यूनियन टेरिटरी शेयर करता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसा भूटान के साथ भी पूछा जा सकता है। तो भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है? असम। और 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन इसरो फॉर्म्ड, इसरो कब बना था? तो आंसर हो जाएगा इसरो 1969 में फॉर्म किया गया था। और अगर आपसे DRDO के बारे में पूछ लिया जाए तो DRDO 1958 में फाउंड किया गया था। एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नासा भी 1958 में ही फाउंड किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर अगर इसरो के बारे में और थोड़ा जाने तो इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा 1969, 15 अगस्त 1969 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डायरेक्टर कह लीजिए के सिवान है। और इसकी सब्सिडरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जो कि नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी इसको संभाल रहे हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।